हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामवी जी के स्टूडियो में। आज हमारा आर्मी जीडी मॉडल पेपर नंबर 2 होगा, जिसमें आर्मी जीडी के लिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन ही साइंस के होंगे। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, आगरा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर सन 1945 को। कब हुई थी? सन 1945 को। 24 सितंबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई और ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। दोस्तों ये न्यूयॉर्क प्रांत जो अमेरिका का एक प्रांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि पुस्तक जिसकी रचना किसने की? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेदों की संख्या है 4, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, जिसे सबसे पुराना वेद माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थवेद। मुख्य रूप से वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोधगया। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हमें बताना है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा है। और ये दोस्तों गहरा होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा महासागर भी है। और ये अमेरिका और एशिया दोनों को पृथक यानी कि अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1206 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक का कार्यकाल रहा था। लगभग इसने 4 साल राज किया दिल्ली सल्तनत पर, और इसे अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी कहा जाता है। प्रथम मुस्लिम शासिका और अंतिम मुस्लिम शासिका ये एकमात्र रजिया सुल्तान ही थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश, यानी कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई? इससे पहले दोस्तों भारत की राजधानी थी कलकत्ता। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। 12 दिसंबर सन 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान 12 दिसंबर सन 1911 के दौरान दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी। कब? 12 दिसंबर सन 1911 को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, 1911। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? यानी भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? तो बात करें दोस्तों अस्थायी रूप से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, और स्थायी रूप से बात करें तो हमारा आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है?
तो हमारा राइट आंसर है महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी कौन सी बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजना? सबसे बड़ी बहु उद्देशीय नदीघाटी परियोजना हमें बताना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये दोस्तों सतलज नदी, ये पंजाब प्रांत है ना हमारा, उसमें सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पर है? ये है पंजाब प्रांत में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। किसमें? विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों ये वही दिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इसमें पाकिस्तान की परमाणु जार सेनाओं ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, भारत के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों हमारे सैनिकों, हमारे वीर सैनिकों को यह श्रेय दिया जाता है दोस्तों। इसलिए कभी भी भारत के सैनिकों की बात आती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सन 1972, यानी कि शिमला समझौता 2 जुलाई सन 1972 की रात भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार यानी कि अली भुट्टो के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। ये शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? तो राइट आंसर हमारा 1872 में किया गया। दोस्तों अगर नियमित रूप से जनगणना पूछ ली जाए, नियमित रूप से जनगणना पूछ ली जाए तो हमें करना है 1881 कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो सन 1881 में हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सन 1951 को, सन 1951 से स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना हुई थी। और अनियमित रूप से जनगणना के बारे में पूछ लिया जाए तो हमारा राइट आंसर होगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में लगभग 60 से 100 प्रति मिनट धड़कता है, लगभग 60 से 100 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मस्तिष्क का क्या कार्य है? हमें बताना है कि मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी। मस्तिष्क सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, सोचने का और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रक्त से शुद्ध होता है, रक्त से शुद्ध होता है, हमें बताना है कि रक्त के कौन कौन शुद्ध होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फेफड़े, यकृत और गुद्दा, यानी कि गुद्दा, ये सब रक्त से शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिजली का अच्छा शौचालय है, दिए गए ऑप्शनों से बताना है कि इनमें से बिजली का अच्छा शौचालय कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा। ऑप्शन सी तांबा। तांबा विद्युत का अच्छा शौचालय होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का प्रभाव को काफ़ी आसानी से संचालित करता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को आसानी से संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग किस विटामिन के कारण हमारे शरीर में होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी की कमी के कारण हमारे शरीर में बेरी रोग होता है, विटामिन बी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है? हमें बताना कि बर्फ का पिघलने का तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस। या हम इसे 273 केल्विन भी
बोल सकते हैं। 0 डिग्री या 273 केल्विन पर बर्फ पिघलने लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो ये धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें यानी कि न्यूट्रॉन की बात करें तो ये ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन के कारण लोहे में जंग लगता है। कभी भी दोस्तों जब लोहा पानी और हवा दोनों के संपर्क में आता है, जब लोहा पानी और जल दोनों के संपर्क में, हवा और जल दोनों के संपर्क में आता है, तो उसमें जंग लगने की संभावना अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक दवा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मानव शिशु के भीतर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शिशु के भीतर कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 305 हड्डियां होती है। मानव शिशु में लगभग 305 हड्डियां होती है दोस्तों। और बात करें वयस्क में, तो वयस्क में होती है 206 हड्डियां होती है। वयस्क में बच्चों की तुलना में कम होती है, बच्चों की तुलना में वयस्क में हड्डियों की संख्या कम होती है। बच्चों में लगभग 305 होती है, और वयस्क की बात करें तो वयस्क में कितनी होती है? लगभग 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हमें चाल की विमा बताना है, यानी कि चाल की विमी सूत्र बताना है। तो चाल का विमी सूत्र क्या होगा? चाल का विमी सूत्र होगा L T-1 L T-2, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। बात करें हम घनत्व की, तो घनत्व का होगा ML-3 ML-3, ये होगा घनत्व का, ये होगा घनत्व का। अब बात करें हम कि त्वरण का क्या होगा? त्वरण का होगा L-T-2, ये होगा त्वरण का। और आवेग की बात करें तो ML-T-1, ये आवेग का विमी सूत्र होगा, ये तो होगा आवेग का, आवेग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डायनेमो। राइट आंसर ऑप्शन बी, डायनेमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि माइक्रोफोन ध्वनि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। राइट आंसर ऑप्शन सी, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। बात करें Na2SO4, तो ये है सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट। और NH4 और NH4Cl को बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र दोस्तों। और ये है सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम सल्फेट का सूत्र है। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले मॉडल पेपर नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत।